जय हिंद दोस्तों। सुपर 30 की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम 30 क्वेश्चन साइंस, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का हम लोग डील कर रहे हैं, उसका वीडियो सेकंड अपलोड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो 30 क्वेश्चन जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसका वीडियो सेकंड है। वीडियो फर्स्ट आपने देख लिया है, बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी आपको जरूर मिला होगा। आज हम वीडियो सेकंड इसको अपलोड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यह वीडियो सेकंड है। पूरा अच्छी तरीके से 30 क्वेश्चन की सीरीज देखिएगा, आपको एक बेहतर लेवल की जानकारी हो जाएगी। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो क्लासेस टाइमिंग है, सुपर 30 की जो क्लास टाइम है वह 11 बजे मॉर्निंग में है। ठीक है, 11 बजे AM बोले तो मॉर्निंग में। सुपर 30 का जो है क्लास है, जिसमें जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स जो भी है वो 11 बजे आपको मिलेगा। कब मिलेगा? 11 बजे आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस आर्कियोप्टेरिस क्या है? आर्कियोप्टेरिस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। टॉपिक क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो समझिए, आर्कियोप्टेरिक्स जो है, यह जो है आर्कियोप्टेरिक्स, यह पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। सीधे कोई पूछे, यानी कि जो आर्कियोप्टेरिस है एक प्रकार का जानवर का रूप है। आर्कियोप्टेरिस एक प्रकार के जानवर का रूप है जिसमें पक्षी का भी गुण विद्यमान है और सरीसृप मतलब रेंग कर चलने वाला गुण भी क्या है? विद्यमान है। तो आर्कियोप्टेरिस क्या है? पक्षी और सरीसृप मतलब रेंग कर चलने वाले जीव के समान है। तो इसे बोलते हैं आर्कियोप्टेरिस को पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी बोलते हैं किसे? आर्कियोप्टेरिस को। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आर्कियोप्टेरिस क्या है? पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। यानी कि ना तो प्योर का प्योर पक्षी है, बच्चा सुनिएगा बाबू, ना तो प्योर का प्योर पक्षी है, ना तो प्योर का प्योर सरीसृप है, मतलब ना तो रेंग कर चलने वाला जीव है। ठीक है, ये क्या है? इसका जो शरीर है वह पक्षी के आकार का है, यानी कि इसका जो शरीर है आर्कियोप्टेरिस का पक्षी के आकार का है, और पूंछ जो है यह सांप के आकार का है, मतलब रेंग कर चलने वाले जीव के आकार का है। तो आर्कियोप्टेरिस पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। यहीं से आपसे पूछ देता है कि सबसे बड़ी पक्षी का नाम बताइए। सबसे बड़ी पक्षी का नाम तो शुतुरमुर्ग होगा। सबसे बड़ी पक्षी का नाम तो शुतुरमुर्ग होगा। एक ऐसी पक्षी है जो बिना उड़े चलती है, बिना उड़े रहती है, मतलब ऐसी पक्षी जो उड़ती नहीं है, नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। दूसरे नंबर पर आता है ईमू। दूसरे नंबर पर क्या आता है? ईमू। एक ऐसी पक्षी है, दोनों ऐसे पक्षी हैं जो उड़ते नहीं है, बिना उड़ने वाले पक्षी हैं। यहां से पूछ देता सबसे बड़ी कोशिका क्या है? एक मिनट, ठीक है। कोशिका अगर मैं देखूं तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे बड़ी नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एक कोशिका का रूप है। क्या है? कोशिका का रूप है। इस चीज को समझेंगे कि सबसे बड़ा किस पक्षी का कोशिका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा इस पक्षी का सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर है ना? आगे बात करें, शुतुरमुर्ग और ईमू बिना उड़े हुए रहते हैं, मतलब ऐसे पक्षी हैं, पक्षी के रूप में इनको गिनते हैं, लेकिन यह उड़ते नहीं है। सबसे बड़े सरीसृप की बात करें, रेंग कर चलने वाले जीव, सरीसृप की बात करें तो कोमोडो ड्रैगन है। कोमोडो ड्रैगन आप देख सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन सबसे बड़ा रेंग कर चलने वाला जीव है, कोमोडो ड्रैगन। क्लियर है? सबसे बड़ा रेंग कर चलने वाला जीव क्या है? कोमोडो ड्रैगन। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि यह है कोमोडो ड्रैगन। देख रहे हैं बाबू, यह है कोमोडो ड्रैगन। बस देखने में आपको लग रहा है कि शांत है, सीधे सीधे खड़े खड़े निकल जाता है। देख रहे हैं, देखने में लग रहा है कितना शांत, जैसे लग रहा है छिपकला जैसा, लेकिन एक के बार खड़े खड़े निकल जाएगा। सबसे बड़ा सरीसृप मतलब रेंग कर चलने वाला जीव कौन सा है? कोमोडो ड्रैगन। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन क्लियर। बस इतना आपसे पूछेगा कि आर्कियोप्टेरिस क्या है, तो पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, पक्षी और सरीसृप के बीच की क्या है? कड़ी है। ठीक है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, लिख देते हैं। आप लोग आंसर भी बताएंगे, जिसका आंसर पता हो बताएंगे। अनुवांशिकता के जनक
तो डैश करके लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। यह आनुवंशिकता के जनक कौन है? मेंडल जी। कौन है? मेंडल। यह मेंडल ने अपना सबसे पहला प्रयोग किया इन्होंने मटर पर। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? मटर पर इन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहला प्रयोग किस पर किया? मटर पर। और यह जो मटर है यह मीठी मटर थी। कैसे थी? मीठी मटर या बागीचे की मटर। क्या थी? मीठी मटर या बागीचे की मटर थी। तो प्रश्न पूछता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, इसे बोलते हैं आनुवंशिकता का जनक। सबसे पहला प्रयोग मटर पर किया। यह मटर कैसी थी? मीठी मटर या बागीचे की मटर। मीठी मटर या बागीचे की मटर। मेंडल के 2-3 नियम याद रखिए, मन करे लिख लेंगे। मेंडल के नियम। इन्होंने कुछ नियम दिए। पहला नियम दिया पृथक्करण का नियम। ठीक है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है ना। सहलगनता का नियम। यह नियम इन्होंने दिया। किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। ठीक है बाबू, एक बार मैं वीडियो देख लूं। किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है। कौन कौन से नियम दिए? पृथक्करण के नियम, प्रभावता का नियम, सहलगनता का नियम। तो प्रश्न कई बार आपसे पूछता है कि मेंडल के किस नियम को उनके अपवाद के रूप में जानते हैं? मेंडल के किस नियम को अपवाद के रूप में जानते हैं? तो सहलगनता का जो नियम है यह क्या है? अपवाद के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? अपवाद के रूप में जाना जाता है। आनुवंशिकता के जनक कौन है? मेंडल। यह याद रखिएगा, पेशे से पादरी थे। पहले क्या थे? पादरी, और बाद में क्या? साइंटिस्ट ही करने लगे, वैज्ञानिक बड़े बड़े शोध करने लगे, और इनको जाना जाता है। ठीक है जी, इनको जाना जाता है। तो आई थिंक इतनी बातें क्लियर है। 2 क्वेश्चन हो गए बाबू, 2 क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समझिएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्वेश्चन कर लेते हैं, समझे। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समझिए बाबू, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो अगर हम अपने किसके लिए? वातावरण के लिए देखें। अगर हम वातावरण के लिए देखें, समझिएगा, 2-3 बातें सुनिए। अगर हम अपने वातावरण के लिए देखें, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा देश है, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है सूर्य। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन सा है? सूर्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। और सूर्य में जो ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन से होती है। नाभिकीय संलयन से होती है। कई बार प्रश्न पूछेगा कि सूर्य में जो ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन से होती है कि नाभिकीय विखंडन से होती है? नाभिकीय संलयन से होती है कि नाभिकीय विखंडन से? तो सूर्य में जो ऊर्जा होते किससे होते? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम निर्माण करता है और अपार मात्रा में ऊर्जा निकालता है और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। ध्यान से समझते रहिएगा। सूर्य का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। और ये क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा होती है किसके कारण? नाभिकीय संलयन, यानी कि हीलियम के 2 परमाणु मिलकर क्या बना? हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हो, अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं। अपार ऊर्जा क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पेपर में क्या आता है? अगर पूछ दे कि शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, समझिएगा, शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ध्यान से समझिए। और यहाँ पर पूछ दे कि खाद्य पदार्थ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। आइए दोनों क्वेश्चन को हम डील करते हैं। देखिए, अगर पूछे कि हमारे पर्यावरण के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। इसमें कोई नो डाउट, पर्यावरण में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य में जो भी ऊर्जा है, आज के डेट में जो भी सूर्य में ऊर्जा है, गर्मी है, ताप है, किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि सर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह क्या होता है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। क्लियर? अब देखिए, हम 2-3 प्रश्न अगर हम आपसे पूछें, प्रश्न है सबसे ज्यादा, मैं बोल दे रहा हूं सीधे, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ में होती है? समझिएगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है, यह होती है वसा में। किस में होती है? वसा में। सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है? वसा में। अच्छी तरीके से एकदम याद रखिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो सर वसा में होती है। किस में होती है? वसा में। परंतु हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वह
मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर है? समझिएगा इस बात को। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? वसा में। कोई पूछेगा किस खाद्य पदार्थ में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, तो सीधे आंसर लगाएंगे वसा में। किस खाद्य पदार्थ में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, तो सीधे आंसर लगाएंगे किसमें? वसा में। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, हम सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला चीज कौन है? वसा है। कौन? वसा। लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि अधिक मात्रा में वसा का हम सेवन नहीं कर सकते हैं। अधिक मात्रा में वसा का सेवन नहीं करते हैं। अधिक मात्रा में वसा का सेवन करेंगे तो हमारी जो नसों के बीच कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। तो अधिक मात्रा में वसा का सेवन नहीं कर सकते। अधिक मात्रा में किसका सेवन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। और इसी कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो दो प्रश्न फिर सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए, कंफ्यूजन दूर करिए। क्या है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ में होती है? वसा में। परंतु वसा को हम खाते नहीं है। खाते किसको है? कार्बोहाइड्रेट को। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा ऊर्जा होती किसमें है? वसा में। क्लियर? वेरी नाइस। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए हम बात कर लेते हैं किसका? कॉन्सेप्ट। 2-3 कॉन्सेप्ट सुनिएगा। 2-3 कॉन्सेप्ट हो सकता है पेपर में आ जाए, हो सकता है कि पेपर में आ जाए। सुनिए क्या है। देखिए, पूछेगा एलपीजी गैस का नाम सुने होंगे। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का नाम सुनेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। पूछेगा एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य घटक क्या होता है? क्लियर? फिर पूछेगा प्राकृतिक गैस का। किसका? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ठीक है। क्या है? प्राकृतिक गैस, जिसे बोलते हैं सीएनजी। ठीक है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? क्लियर? आगे देखिए, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझेंगे इस चीज को, ध्यान से समझिए। देखिए, एक बात हमें बताइए, यहां से आप बताइए बाबू, बताइए जल्दी। एलपीजी देखे हैं गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है। ओके, अगर एलपीजी गैस का सिलेंडर आपके घर पर है जिससे खाना बनता, अगर ओके हम इसे कपारे पर रख के लेके आए ऊपर छत्ते पर चढ़ाते सीढ़ी चढ़ते छत्ते पर रख के आए लेके, तो हालत खराब हो जाएगा कि ना खराब हो जाएगा? आएंगे एलपीजी का सिलेंडर लेके कुकुरे जैसन हाफेंगे, है कि नहीं? यानी कि बीपी हाई हो जाता है। जब एलपीजी का सिलेंडर उठाते तो क्या हाई हो जाता है? बीपी। क्या हाई हो जाता है? बीपी। यानी कि एलपीजी में होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। और पी से होता है प्रोपेन। पी से क्या होता है? प्रोपेन। यानी कि एलपीजी के सिलेंडर में समझिएगा ब्यूटेन पाया जाता है और प्रोपेन पाया जाता है। पूछे एलपीजी के प्रमुख घटक क्या हैं, तो ब्यूटेन है और प्रोपेन है। ब्यूटेन पाया जाता है और प्रोपेन पाया जाता है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा पाया जाता है? इन दोनों में ब्यूटेन ज्यादा पाया जाता है। यानी कि सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है? ब्यूटेन। यानी कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी? ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। और उसके बाद पी आता है, यानी कि प्रोपेन। क्या आता है? प्रोपेन। अरे बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक गैस। क्या है जी? प्राकृतिक गैस इसे बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड मतलब प्राकृतिक गैस को विधिवत दबा दीजिए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है प्राकृतिक गैस। अब पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं? प्रमुख घटक क्या क्या हैं? आप सभी लोग बताइए कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यह किसमें आज के डेट में मोटर वाहन में प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए हाँ कि ना? सीएनजी गैस भरा रहा है ना, अरे मेट्रोपॉलिटन के बगलिया में, तो सीएनजी गैस प्रयोग हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल प्रयोग हो रहा है। और किसमें प्रयोग होता है? गाड़ियों में प्रयोग होता है। और यह गाड़ी किससे चलती है? मैप से। किससे चलती है? मैप से। ट्रिक देखिएगा, सीएनजी वाली गाड़ी किससे चलती है? मैप से। गूगल मैप होता है ना, मैप से चलती है। तो बस मैप से काम बन गया। यम से बना मीथेन। यम से बना क्या? मीथेन।
ए से बना एथेन, ए से बना एथेन और पी से बना प्रोपेन, पी से बना प्रोपेन। यानी कि प्राकृतिक गैस में यानी कि सीएनजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये तीन चीज़ होते हैं। मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन। सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन, CH4। सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन यानी कि CH4। सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन यानी कि CH4। क्या होता है, CH4 यानी कि मीथेन। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहीं से सीखिए, ठीक है। सब चीज़ समझते रहिएगा। देखिए दो चीज़ और समझिए, एक होता है वाटर गैस और एक होता है भाप अंगार गैस, ठीक है। देखिए सुनिए, एक होता है वाटर गैस, पहला होता है क्या, वाटर गैस, क्लियर। इसे बोलते हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। और एक होता है प्रोड्यूसर गैस। क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस। यह दोनों आप समझ लीजिए, दोनों आप समझ लीजिए। एक होता है वाटर गैस, एक होता है प्रोड्यूसर गैस। दोनों आप समझिए क्या होता है यार, समझिए एक बार देख लो कंडीशन क्या है, ठीक है। देखिए एक होता है वाटर गैस, एक होता है भाप अंगार गैस। क्या होता है, भाप अंगार गैस, ठीक है। जरा समझिएगा, तो पूछाएगा कि वाटर गैस निम्नलिखित में से कौन वाटर गैस है। प्रश्न आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन वाटर गैस है और निम्नलिखित में से कौन प्रोड्यूसर गैस है, यह आपसे पूछेगा। देखिए वाटर गैस, सबसे पहले CO इसमें भी लिख दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO इसमें भी लिख दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों में CO लिख दीजिए, दोनों में CO लिख दीजिए। वाटर गैस में चाहे प्रोड्यूसर गैस में CO लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी मतलब H2O। क्या होता है, H2O। अरे बोलो हाँ कि ना, क्या होता है, H2O। यानी कि वाटर गैस में इसके साथ H2 जुड़ेगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा, H2 जुड़ेगा। यानी कि वाटर गैस किसका किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है वाटर गैस। जब इसमें H2 जुट गया, इसमें क्या जुट जाएगा, N2। इसमें क्या जुट जाएगा, N2। N2 मतलब नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। प्रश्न आपसे पूछेगा, ध्यान से एकदम दिमाग लगाकर सुनिए। वाटर गैस, ऐसे सोचिए वाटर गैस, अच्छा वाटर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें होगा और H2 मतलब H2 प्लस C, वाटर वाला है H2 प्लस CO। अच्छा वो H2 इसमें तो N2 इसमें, CO प्लस N2 या N2 प्लस CO। क्लियर। तो देखेंगे वाटर गैस या इसे बोलते हैं भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस का मतलब क्या है कि एक अंगार पर जब भाप गुजारते तो जो गैस प्राप्त होती है उसे बोलते हैं भाप अंगार गैस। H2 प्लस CO का मिश्रण होता है और प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 यानी कि N2 प्लस CO का मिश्रण होता है। दोनों बातें आप समझ लीजिएगा, दोनों बातें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। यह सब क्वेश्चन होते जा रहा है बाबू। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीथेन के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं, मीथेन के बारे में। किसके बारे में, मीथेन, CH4। इसे क्या बोलते हैं, मीथेन। इसे क्या बोलते हैं, मीथेन। CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को सुनेंगे बड़ी विशेष रूप से, समझिए समझिए इस बात को जो बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, भूल गए, समझिए। चलिए मीथेन की बात कर लेते। पता नहीं क्या बताने वाले थे भाई, इंपॉर्टेंट बातें थी एग्जाम के व्यू से, है ना। चलो याद आता है बताते हैं। मीथेन की बात करते हैं, समझिएगा। किसकी बात करते हैं बाबू, मीथेन की, ठीक। देखें समझिए मीथेन क्या है, क्या है, एक कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, नो डाउट एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं, मीथेन, ठीक है। सबसे पहले कहाँ कहाँ मिलता है इसको लिख लीजिए, कहाँ कहाँ मिलता है इसको लिख लीजिए। दलदल भरे स्थानों पर, दलदल भरे स्थानों पर, जहाँ पर दलदल होगा दलदल भरे स्थानों पर मीथेन मिलेगा, दलदल भरे स्थानों पर मीथेन मिलेगा। धान के खेत में, धान के खेत में मीथेन मिलेगा। कीचड़ में मीथेन गैस मिलेगा, कीचड़ में मीथेन मिलेगा, मीथेन या मीथेन मिलेगा। गोबर में मीथेन मिलेगा, गोबर में मीथेन मिलेगा, ठीक है ना। घूरा नाम सुने, घूरा में मीथेन मिलेगा। क्लियर, घूरा किसका, गंदगी का घूरा, ठीक है। आइए समझते हैं। देखें मीथेन जो है, मीथेन दलदल भरे स्थानों पर कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस, ठीक है। धान के खेत में कौन सी गैस मिलती है, मीथेन गैस। कीचड़ में कौन सी गैस, मीथेन में। गोबर में कौन सी गैस, मीथेन। और घूरा, घूरा मतलब समझ रहे हैं, घूरा, अरे बोल रहे भाई, घूरा जहाँ पर हम गोबर वोबर फेंकते हैं उसमें भी क्या, मीथेन। और एक प्रश्न हो रहा था मुर्गी फार्म में, मुर्गी फार्म में, मुर्गी फार्म में कौन सी गैस मिलती है, तो इसमें भी मीथेन गैस मिलती है। मुर्गी फार्म में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार की गंध होती है, बदबू होती है, वह क्या होती है, मीथेन की। किसकी बदबू होती है, मीथेन की। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। धान का जब खेत कटता है तो स्पष्ट बदबू हमें मिलती है, धान का खेत कटता है तो स्पष्ट बदबू मिलती है। यह जो मीथेन है, इस मीथेन को हम बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस। मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस। और यह जो मीथेन है यह मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है। मीथेन जो है यह मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है। इस वजह
से मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी बोलते हैं, इस वजह से मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी बोलते हैं। प्रश्न पूछे कि मंगल की सतहों पर, मंगल ग्रह की सतहों पर कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है, इस वजह से मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहते हैं। क्लियर। आगे देखें, दलदल भरे स्थानों, धान के खेत में कीचड़, मीथेन और गोबर में। भैया जनाब ये देख रहे हैं गोबर, गोबर सुनिए, गोबर देखते हैं ना, गोबर एक ऑलराउंडर है बाबू, एक ऑलराउंडर। आपको मैंने पहले भी बताया था कि गोबर नाम से गोबर है लेकिन ऑलराउंडर है, समझ रहे हैं, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। गोबर क्या है, एक ऑलराउंडर पदार्थ है। ठीक है, ठीक है जी। खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, खेत में पड़ता है, देख लीजिए गोबर एक ऑलराउंडर है बच्चा, खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, खेत में पड़ेगा तो खाद का काम करेगा, बायोगैस बना देंगे तो ईंधन का काम करेगा, बायोगैस सड़ा देंगे तो ईंधन का काम करेगा। ठीक है, अगर इसका उपला बना देते हैं, गोहरी गोहरा बना देते हैं तो भी ईंधन का काम करता है, घोर लिप देंगे तो पूरा घोर के पवित्र कर देगा। और यही गोबर जब दिमाग में घुस जाता है, यही गोबर जब दिमाग में घुस जाता है तो इश्क करा देता है, यानी कि गोबर ऑलराउंडर है। एक गोबर से काम कम से कम 10 काम, एक गोबर से कितने काम, 10 काम। क्लियर है ना, एक गोबर से कितने काम, 10 काम। गोबर में याद रखिएगा मीथेन होता है और ये गोबर दिमाग में घूमता है, क्या करा देता है, इश्क करा देता है। और इसमें टिटनस के बैक्टीरिया होते हैं, टिटनस के, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, टिटनस के बैक्टीरिया भी होते हैं किसमें, गोबर में। टिटनस के बैक्टीरिया किसमें होते हैं, गोबर में। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोर्ड पर इतने चीजें लिखे हैं और इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की भूमि समतल एवं सपाट है। समझ रहे हैं हम, मतलब भारत के किस राज्य की भूमि समतल एवं सपाट है, मतलब वहां पर पर्वत पर्वत नहीं है बाबू, वहां पर ऐसे नहीं कि ऊबड़ खाबड़ पर्वत है, ऊबड़ खाबड़ पर्वत होगा तो समतल और सपाट नहीं होगा। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र देखेंगे तो पहाड़ी एरिया है। उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग में जाएंगे, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र जाएंगे, झांसी उसी के क्षेत्र में जाएंगे तो पहाड़ी एरिया है। हमसे पूछा है कि भारत के किस राज्य की भूमि, किस राज्य की जो भूमि है, किस राज्य की भूमि समतल एवं सपाट है, समतल एवं सपाट है। तो समतल और सपाट जो भूमि है वह कहां का है, राजस्थान का। राजस्थान का इसलिए आंसर कर रहे हैं कि राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे कम पर्वत पर्वत है, जहां पर सबसे कम पर्वत पर्वत है, वह कौन सा स्थान है, राजस्थान। तो भारत के किस राज्य की भूमि सबसे समतल और सपाट है, मतलब यहां पर ऊबड़ खाबड़ चीजें नहीं दिखेंगे, तो क्या आंसर होगा, राजस्थान। भारत के किस राज्य की भूमि समतल एवं सपाट है, तो आंसर लगाएंगे राजस्थान। क्या लगाएंगे, राजस्थान। यहीं से प्रश्न पूछ देता है कि भारत के किस राज्य की भूमि के जोत सबसे बड़े हैं, जोत मतलब बड़का बड़का खेत कहां के मिलते थे, अभी के आंसर कहां पर होगा, यह भी आंसर कहां का हो जाएगा, राजस्थान का। भारत के किस राज्य के जोत सबसे बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, तो राजस्थान के। राजस्थान के जो जोत मतलब जोताई खेत बड़ा बड़ा आकार का किसका होता है, राजस्थान का। और यहाँ के भले देखिए जोत बड़े आकार के हैं, भले यहाँ पर उत्पादन हो उत्पादन ना हो अलग बात है, लेकिन जोत यहाँ के क्या है, बड़े बड़े आकार के हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझेंगे कि राजस्थान का जो अधिकतम एरिया है वो मरुस्थली है। मरुस्थली मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा देखेंगे तो मरुस्थल है। मरुस्थल होने का मतलब क्या है कि मरुस्थल किसे कहते हैं, जहां पर वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, पूरा का पूरा रेतीला एरिया है, लेकिन समतल सपाट है, पूरा समतल है, पूरा सपाट है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतमाला कम है, यहाँ पर पर्वतमाला कम है, यहाँ पर पर्वतमाला क्या है, कम है। तो आंसर हो गया भारत के किस राज्य की भूमि समतल सपाट है, तो राजस्थान। क्या है, राजस्थान। राजस्थान में 2 पर्वत याद रख लीजिएगा, एक पर्वत का नाम है अरावली पर्वत, क्या नाम है, अरावली पर्वत, ठीक है, और दूसरा नाम है माउंट आबू, दूसरा नाम क्या है, माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू। दोनों पर्वत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अरावली पर्वत है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। यही पेपर में आता है, यही पेपर में, इससे इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है और सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। और इस अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा स्थान है, जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। ठीक है, यहां पर बोलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। माउंट आबू जो पर्वत है यहां पर क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जैन मंदिर। तो पूछे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, तो माउंट आबू में। कहां पर है बच्चा, माउंट आबू में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर, रबर ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आप सीधे बताएंगे प्राकृतिक रबर जो बहुलक पूछे तो आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है,
आइसोप्रीन का। रबर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिए। रबर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिए। रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है थाईलैंड में। रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है थाईलैंड में। अगर भारत में पूछे तो आंसर लगाएंगे केरल। भारत में पूछे तो आंसर लगाएंगे क्या? केरल। रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में होता है थाईलैंड में, और भारत में पूछे तो क्या लगाएंगे? केरल। क्या लगाएंगे? केरल। रबर क्या होता है आपको पता है कि पेड़ में, यह पेड़ होता है और इस पेड़ में कट मारने से रबर का दूध प्राप्त होता है, और इसी दूध से हम क्या बनाते हैं? रबर बनाते हैं। इसी दूध से हम क्या बनाते हैं? रबर बनाते हैं। यह चीजें आपको पता होगा। तो जो रबर प्राप्त करने के लिए जो कट मारा जाता है वो भी टाइप का कट होता है। किस प्रकार का? पेड़ में जो कट मारते हैं, इसे नहीं कि पेड़ में काट कर गिरा देंगे। रबर प्राप्त करने के लिए पेड़ में जो कट मारते हैं वो किस प्रकार का कट होता है? भी टाइप का कट होता है। भी टाइप का कट करते हैं और यहाँ से जो दूध निकलता है एक बर्तन में रोक लेते हैं, और इस बर्तन से हम क्या बना देते हैं? रबर। क्या बना देते हैं? रबर। एक फैक्ट सुनिए कि जो रबर हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जो भी रबर हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, वह रबर क्या होता है? बहुत नर्म होता है। वह रबर क्या होता है? बहुत नर्म होता है। तो रबर को कठोर बनाने के लिए हम इसमें सल्फर मिलाते हैं। रबर को कठोर बनाने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। यह चीज याद रखिएगा। रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाता है? सल्फर। हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्राकृतिक बहुलक किसका रबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। और रबर को कठोर मिलाने के लिए क्या मिलाता है? सल्फर। क्या मिलाते हैं? सल्फर। क्या मिलाते हैं? सल्फर। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा रबर थाईलैंड में, भारत में कहां पर? केरल में। अगर यहां से प्रश्न पूछ दे कि रबर के रोड कहां मिलते हैं, तो इसी रबर में इसी रबर का रोड मिलता है थाईलैंड में। थाईलैंड में क्या मिलता है? रबर का रोड मिलता है थाईलैंड में। और थाईलैंड को बोलते हैं सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश। सबसे ज्यादा हाथी कहां पर मिलते हैं? सफेद हाथी कहां मिलते हैं? थाईलैंड में। सफेद हाथियों का देश। क्लियर? दो क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, संप्रीति युद्ध अभ्यास। संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रीत लगाएंगे? पाकिस्तान तो बेवफा निकल गया, तो चलिए आगे बांग्लादेश। कहाँ चलिए? बांग्लादेश। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास किससे? भारत। और प्रीत लगाई किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश। पाकिस्तान तो निकम्मा निकल गया। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच। इंदिरा गांधी नहर को जल किससे प्राप्त होता है? यह तो समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर सबसे पहले याद रखिएगा कि राजस्थान राज्य में है। यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। और इंदिरा गांधी नहर को जल किससे प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से। किससे? सतलज नदी से। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां जो निकलती हैं, उसी सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। उसी सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। क्लियर? क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव शरीर को प्रचुर मात्रा में, देखिए, इंदिरा गांधी नहर को जल किससे प्राप्त होता है? सतलज नदी से। किससे? सतलज नदी से। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं इसको बताता हूँ। भारत में, इसको छोड़िए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, इसको छोड़े रखिए। ठीक है, क्या है? बोल देता हूं, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसे बोलते हैं, नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है, इसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। यह जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर और एक होती है बांगर। एक होती है खादर, एक होती है बांगर। खादर जो होती है उपजाऊ होती है, यह क्या होती है? बहुत अधिक उपजाऊ होती है। और बांगर जो होती है, यह जो बांगर होती है, यह कम उपजाऊ या ऊसर होती है। यह कम उपजाऊ या ऊसर, या यहीं पर बंजर बनता है, यहीं पर बंजर बनता है। आप देखते होंगे जलोढ़ मिट्टी। आपके यहाँ भी खेत होगा। आपके यहाँ खेत, कौनो खेत के बोलते हैं खदरा। क्या बोलते हैं? खदरा। और कौने खेत के बोलते हैं? धूस। कौनो खेत के बोलते हैं धूस। जो धूस वूस वाला होता है कौन सा होता है? बांगर। हुआ कौन सा होता है? बांगर। यहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, बहुत रेतीला होता है। और खादर जो होता है, यहाँ पर पानी की मात्रा हमेशा रहती है। और जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यहीं से आप याद रखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? कपास की खेती के लिए चाहिए काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। प्रश्न पूछता है कि कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी होता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी चाहिए। सबसे ज्यादा पानी किसमें होता है? कपास की, काली मिट्टी में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना। देखिए, मैं बोल देता हूं, ध्यान से समझिए। राष्ट्रीय आय का मतलब हमारे राष्ट्र में, समझिए, हमारे राष्ट्र में कौन सा व्यक्ति कितना रुपए कमाता है, हमारे राष्ट्र में कौन सा व्यक्ति प्रतिदिन कितना रुपए कमाता है, उसके बारे में बताया। हमारे राष्ट्र में कौन सा व्यक्ति प्रतिदिन कितना रुपए कमाता है, इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1868 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1868 में, कब? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई
नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इस समय बताया था कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है 20 रुपये प्रति व्यक्ति है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति है, यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास 20 रुपये है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना है? 20 रुपये। कब की बात है? 1868 में। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया और बताया कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है 20 रुपये, यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास 20 रुपये है। और ये पूरी की पूरी बातें दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रॉवर्टी, क्या है? प्रॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और इसी प्रॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया में इन्होंने लिखा था कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है इसको समझिए। हमें लग रहा है कि समझ आ गया होगा। यही लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ? यहीं लिख देता हूँ। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहीं मिटाकर लिखते हैं, समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ लिख लो यार, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सीधे लिखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। समझिए क्या है, समझिए। मूंगा एक छोटे छोटे जीव होते हैं, मूंगा एक छोटे छोटे जीव होते हैं, समझिए। जल में पाए जाने वाले मूंगा जिसे कोरल कहते हैं, मूंगा या कोरल छोटे छोटे जीव होते हैं। या छोटे छोटे जीव बैठते जाते हैं और एक बड़ा सा स्थान बन जाता है। जैसे लगता है कि जमीन में उठा हुआ मिट्टी है, जमीन में उठा हुआ कंकड़ पत्थर, जमीन में उठा हुआ एक दीवार है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं रीफ बोलते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि मूंगा एक जानवर है जो कि मूंगा एक क्या है? जीव है जो पानी में मिलता है। या ग्रेट बैरियर रीफ मतलब मूंगा की सबसे बड़ी चट्टान या सबसे लंबा चट्टान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कई बार प्रश्न पूछा है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। किसका है? मूंगा का एक चट्टान है जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? दोनों क्वेश्चन सुनिएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, दोनों क्वेश्चन सुनिए और दोनों क्वेश्चन में फंस जाते हैं। पूछता है कुछ, लगाते हैं आंसर कुछ। देखिए मानव शरीर में, यहाँ लिख देते हैं कौन सा शरीर? मानव शरीर देखिए एकदम क्लियर कर लीजिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा। अपना नाम लिख दिया, ठीक है, क्लियर करिएगा। अगर प्रश्न कहे कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तब आंसर लगाइएगा ऑक्सीजन। क्या लगाइएगा? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लगाएंगे ऑक्सीजन। दिमाग लगाकर सुनिए, मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। आपके मन में आ रहा होगा पानी तत्व तो नहीं है भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना है तो यौगिक है पानी। क्लियर? मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। दिमाग एकदम लगाए रहिए कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व पूछे तो क्या लगाना है? ऑक्सीजन। और मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा यौगिक कौन सा है, तो H2O। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा, H2O पानी है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है यौगिक के रूप में, इसी मतलब जल पाया जाता है। प्रश्न आपसे पूछे, समझिए, प्रश्न आपसे पूछे मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो यौगिक बोले तो पानी, यौगिक बोले तो पानी। क्लियर है? यौगिक बोले तो पानी। क्लियर? यहाँ से 2-3 बातें और याद रखेंगे कि अगर मैं बात करूँ कि जल का पीएच मान, तो पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान क्या होता है? 7। यही देखेंगे खून पानी, खून हो गया, खून पसीना एक कर देना, खून पसीना और आंसू, इन सब का पीएच मान 7.4, इन सब का पीएच मान 7.4। दूध का पीएच बात करें तो 6.4 और मूत्र का पीएच बात करें तो 5.4, मूत्र का बात करें 5.5। नींबू की बात करें तो एगो नींबू 2-4 गो मिर्ची, सुने हैं ना, एगो नींबू 2-4 गो मिर्ची, तो 2.4 नींबू का होता है। और नींबू तब पीते जब शराब चढ़ जाता है, शराब का होता है 2.8, बियर का होता है 4, बियर का होता है कितना? 4, बियर का होता है कितना? 4। क्या सब पीएच मान आप याद करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं, बस छोटा सा बच्चा, एकदम लास्ट टॉपिक देख लीजिए क्या है।
लास्ट टॉपिक है, देखिए 3-4 क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए देखिए पॉलिटी से बात कर लेते हैं। पॉलिटी से महान्यायवादी का वर्णन किसमें है? महान्यायवादी का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 76 में। बोलो बोलो तो महान्यायवादी का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 76 में। और इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। तो 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। यह क्वेश्चन आता है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट देखिए, तो पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसको याद रखिए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। बस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। देखिए जहां भी संघ लग जाए, जहां भी संघ लग जाए, जहां भी संघ लग जाए, उन सबके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे बोलेगा संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन है? संघ शक्ति अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। संघीय अध्यक्ष कौन है? तो संघीय अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। यहाँ देखिए अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? और यहीं से पूछ दे अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक, और यहीं से पूछ दे प्रांतीय समिति के। क्या पूछ दे कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जिसमें देखिए यहाँ भी पो है, समझिएगा, यहाँ भी पो है, यहाँ भी पो है, और यहाँ भी पो, यहाँ भी पो है, यहाँ भी पो। पो मतलब पटेल, पो मतलब पटेल। यानी कि प्रांतीय समिति बोले चाहे प्रांतीय समिति बोले चाहे अल्पसंख्यक समिति बोले, सबका आंसर पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह है सेट नंबर 2। यह था सेट नंबर 2। और सेट नंबर 2 आप बढ़िया से देखिए, अगर समझ आया तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसा लेवल होना चाहिए, सही है कि नहीं सही है। आप सोच कर समझ कर बताइए। थैंक यू।